तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमारा जो आधुनिक भारत के अंदर देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति के बारे में हम जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या विदेश नीति रही भारत की चाइना के प्रति या यूएसएसआर को लेकर या अमेरिका को लेकर, थोड़ा उसको उसको जानेंगे। और फिर जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद के बारे में थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअल वे में आप समझना, फिर उसी को चीज़ों को समझेंगे। पहले 40 मिनट्स हम इसको करेंगे और लास्ट के फिर आधा घंटे से ज़्यादा जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कि आधुनिक भारत में हमारा जो शिक्षा का जो विकास हुआ है, एजुकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। इसको हम कॉन्सेप्चुअल वे में करेंगे। और जो एजुकेशन वाला है, शिक्षा का जो विकास हुआ है, चार्ल्स वुड के बाद की जो घटनाएं है या मैकाले मिनट के बाद की जो एजुकेशन के अंदर जो प्रोग्रेस है, जिसके अंदर आप हंटर कमेटी को पढ़ते हैं या कर्जन के समय में रैली कमीशन आता है या फिर आप सैडलर आयोग को देखते हैं, हार्टोग समिति को देखते हैं, गांधी की वर्धा योजना को आप देखते हैं, तो उनको करेंगे, उनको क्वेश्चन के माध्यम से ही वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप विदेश नीति को देखिए। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता से पहले कैसी थी और स्वतंत्रता के बाद में उसके अंदर क्या चेंज आया, उसको आपने समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए कि विदेश नीति बोलते किसको है, विदेश नीति किसको बोलते हैं। भाई हम अक्सर एकदम ये बोल देते हैं कि नहीं, सीधे सीधे आप इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते तब भी आप बोल देते कि अगर नेहरू जी ऐसा करते तो ऐसा होता, नेहरू जी ऐसे कर देते तो ये ठीक था, या सरदार पटेल ऐसा कर देते तो ये ठीक था, या महात्मा गांधी जी ऐसा कर देते तो ये ठीक था। इन चीजों का आपने समझना होता है। और वही चीजें है कि आपका एक तर्क होगा और एक तर्क जो है इतिहासकारों के द्वारा दिया गया और एक तर्क जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है। तो कई सारे तर्क आपको देखने को मिलते हैं, हर मुद्दों पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब जो होता है, उसका मतलब ये होता है, अगर इसका तात्पर्य की बात करें, कि जो नीति अपने देश के हित के लिए बनाई जाती है, जो नीति देश हित के लिए बनाई जाती है, उसको आप विदेश नीति कहते हैं। यानी कि आप बोलोगे कि विदेश के साथ मिलकर, विदेशों के साथ मिलकर जो नीति अपने देश के लिए बनाई जाती है, उसको आप विदेश नीति आप बोलोगे। अपने देश की जियोलॉजिकल यानी कि अपने देश की जो जियोपॉलिटिकल यानी कि सामरिक, अपने देश की इकोनॉमिकल, अपने देश की जो कल्चरल चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो नीति बनाते हैं, उसको आप विदेश नीति के नाम से आप जानते हैं। ये आपकी विदेश नीति होती है। अब आप देखिए, जैसे कि मान लिया जाए भाई ये कोई कंट्री है और हमारे देश है, मान लिया जाए, और यहाँ पे कोई ए कंट्री है, ये कोई बी कंट्री है, ये सी है, ये डी है या ई है। ठीक है, हमारा इस कंट्री के साथ में झगड़ा है, हमारा इस कंट्री के साथ में झगड़ा है, लेकिन ये कंट्री के साथ में हमारी दोस्ती है, इस कंट्री के साथ में हमारी दोस्ती है। इस कंट्री का जो है इन दोनों कंट्री के साथ भी झगड़ा है, तो ये इसको हम दोस्त बना लेंगे। इसी प्रकार से ये नीतियां चलती रहती है। भाई जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा, दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा। कुछ इसी प्रकार की पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर इसके अंदर आप देखने को मिलती है। तो भारतीय स्वतंत्रता से पहले आपको 3 तरह की नीतियों के बारे में जानकारी मिलेगी। 3 तरह की नीति, यानी कि एक नीति तो आप देखेंगे सरकार वाली नीति, एक नीति तो आप देखेंगे जो अंग्रेज सरकार थी, जो यहाँ पे वायसराय शासन हुआ करता था, उसकी नीति। तो जो वायसराय शासन था और जो इनकी जो नीति थी, उसके बारे में तो सिर्फ आप यही जानते हैं कि ये इनकी कोई अलग से कोई मेल जोल वाली, मतलब इनकी कोई जो अलग से कोई इंडिपेंडेंट इनकी पॉलिसी नहीं थी। जिस प्रकार से ब्रिटेन लंदन के अंदर इनके लिए आदेश आता था, उसी आदेश को जो है ये भारत के अंदर ये वायसराय या दूसरे जो पदाधिकारी थे उसको फॉलो करते रहते थे। यानी कि वहां से ही इनके लिए आदेश अपना आता था। तो इनकी कोई अलग से स्वतंत्र विदेश नीति इनकी नहीं थी। एक आप देखते हैं क्रांतिकारी विचारधारा वाली नीति, और दूसरी आप देखते हैं कांग्रेस वाली नीति, तीसरी आप देखते हैं कांग्रेस वाली नीति। तो क्रांतिकारी विचारधारा वाली जो नीति है, इनकी विदेश नीति कैसी थी, ये जो बोलते हैं, जैसे कि मान लिया जाए सुभाष चंद्र बोस को आप देखिए, मान लिया जाए दूसरे और क्रांतिकारी जो युवक है उनको आप देखिए, ये बोलते थे कि जो इंग्लैंड के जो दुश्मन है, हमें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। इंग्लैंड के दुश्मनों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी के साथ में दोस्ती की, जैसे कि जापान के साथ में दोस्ती की। यानी कि जर्मनी को दोस्त बनाना चाहिए, यानी कि जापान को दोस्त बनाना चाहिए। अगर हम इनको दोस्त बनाएंगे तो हम जो है बहुत ही जल्द
ब्रिटेन, ये जो इंग्लैंड वासी हमारे देश के अंदर है, इनको यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे, ये हमारे इसके अंदर इनको बाहर निकलवाने में हमारे लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। ये सोचते थे क्रांतिकारी। लेकिन जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले की नीति क्या थी, विदेश नीति, ये सोचते थे कि नहीं, जो दुश्मन का जो दुश्मन है, ये दुश्मन का जो दुश्मन है, मान लिया हमारा ब्रिटेन के साथ में संघर्ष चल रहा है, तो ये ब्रिटेन के दुश्मन के साथ में मेलजोल वाली नीति नहीं रखते थे, ये ब्रिटेन के साथ में मेलजोल वाली नीति नहीं रखते थे। ये जो दुश्मन के जो दोस्त है, दुश्मन के जो दोस्त है, समझिए इस बात को ध्यान से, दुश्मन के दोस्त का मतलब यानी कि ब्रिटेन के जो दोस्त है, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका वगैरह की अगर आप बात करेंगे, या सोवियत संघ की अगर आप बात करेंगे, या चाइना की आप बात करेंगे, या चाइना की बात करेंगे, यानी कि जो अपने दुश्मन के जो दोस्त है, उनके ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। इनकी जो नीति थी, उनके ऊपर एक ये प्रेशर उनके ऊपर डालते हैं कि भाई आप जो है ब्रिटेन के लिए, मतलब जो जो बातें इनके द्वारा देखी गई, और आप एक चीज को देखना कि उनके भी अपने हित थे, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे आप जो है चाइना की बात करें, चाहे यूएसएसआर की बात करें, कि जापान का बढ़ता प्रभुत्व, देश की आजादी के पहले जो लगातार जापान का अपने आप में एक प्रभुत्व बढ़ रहा था, तो उसको लेकर चिंतित थे इधर यूएसएसआर भी, इधर चाइना भी, इधर अमेरिका भी, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जापान का यहाँ पे होल्ड हो गया तो इनके लिए खतरे की निशानी इनके लिए हुआ करती थी। आप देखिए जापान की नीति पहले 1945 से पहले एक आक्रामक नीति हुआ करती थी, बट जब आप देखा कि नागासाकी और जो हिरोशिमा के अंदर जो वो बम वाली जो घटना हुई, उसके बाद में जो ये जो इनकी नीति के अंदर आप देखेंगे बहुत सारा परिवर्तन अब जापान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बस आप ये चीज जानिए कि कांग्रेसियों की जो नीति थी, वो नीति कांग्रेसियों की थी कि भाई जो हमारे दुश्मन है और दुश्मन के जो दोस्त है, हम दोस्त के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश करेंगे, और उनके माध्यम से दबाव डाल के ही जो है इसके अंदर सुधार या इसके अंदर जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। इस प्रकार की नीति कांग्रेस की हमारी यहाँ पे रही है। तो हमारे आप देखिए कि भाई ये नीति है, देश जैसे ही मान लिया कि आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में जो तुरंत हमारी जो विदेश नीति रही है, वो विदेश नीति कैसी थी, विदेश नीति कैसी थी, क्या सोचते थे हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो नेता थे या केंद्रीय नेता हमारे थे। तो वहां पे आप देखना कि विदेश नीति, जवाहरलाल नेहरू हम कहते थे कि हम भाई विश्व स्तर पे शांति चाहते हैं, हम जो है विश्व स्तर पे शांति की बात करते हैं। देखिए बात तो हम करेंगे विश्व स्तर पे, बात तो करेंगे हम वर्ल्ड लेवल पे, हम वर्ल्ड लेवल पे समानता की बात करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे समानता की बात करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे समृद्धि की बात करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे समृद्धि की बात करते हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे सहयोग की बात करते हैं। यानी कि बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे लिबर्टी की, बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे इक्वेलिटी की, बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे पीस की, बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे प्रोस्पेरिटी की। लेकिन आप देखिए दूसरे प्रकार से जब आप देखेंगे, बात तो कर रहे हैं हम भाई विश्व के लिए हम शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, और ये सहयोग, बात थी सहयोग लेने की, भाई हमें जो है सभी के साथ में हमारी जो नीति है वो मेल जोल वाली नीति होनी चाहिए। अब जो नीतियां यहाँ पे आप देखेंगे, अकेले से जो है ऐसा नहीं है भाई नया नया देश स्थापित हुआ है, सब लोकतंत्र अवस्था के अंदर आया है, और लोकतांत्रिक अवस्था के अंदर ही आते ही हम अमेरिका से कहेगी ब्रिटेन के साथ हम बदले वाली भावना से काम करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था, इस प्रकार की नीति से तो नहीं काम चल सकता था, तो अकेले ये नहीं हो सकता था। जब सारे देशों का सहयोग मिले तो तभी काम चल सकता है। किसी भी अगर देश से देखेंगे तो उस समय तो आज देश की आजादी के लगभग अगर आप बात करेंगे, आज की बात करेंगे 76 ईयर के बाद भी अगर आप देखेंगे तो अब भी आप वो उस स्थिति के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो है आप उस समय की जो विदेश नीति है, विदेश नीति को ध्यान में रख के समानता की, शांति की, समृद्धि की, सहयोग की जो बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, उसको लेकर यहाँ पे कार्य किया गया। आप देखिए उस समय में हमारे मतलब संसार के अंदर, दुनिया के अंदर दो महाशक्ति हुआ करती थी। एक महाशक्ति थी यूएसए और दूसरी महाशक्ति थी यूएसएसआर। अगर आप इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा जानिए इनके बारे में। भाई यूएसएसआर जो एक बहुत बड़ी महाशक्ति होती थी, जो कि इन दोनों महाशक्तियों के अलावा जो भी तीसरी जो कंट्री थी उनको
अपने अधीन लाने की बात ये सोचते थे कि भाई इसको अपना प्रभाव क्षेत्र के अंदर हम लाए उसको। देखिए कभी भी इन दोनों कंट्री के बीच में आपसी प्रत्यक्ष जो है, आपसी प्रत्यक्ष युद्ध या प्रत्यक्ष संघर्ष इनके बीच में कभी नहीं देखा गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1945 के बाद में और 1991 तक जो है लगातार एक शीत युद्ध, लगातार एक कोल्ड वॉर इनके बीच में चला, लगातार कोल्ड वॉर चला, ये इंटरफियर वाले मामले के अंदर। तो आप देखिए इनका जो परिणाम निकला, यूएसएसआर का तो विघटन ही हो गया, यूएसएसआर का तो विघटन ही हो गया। और रही बात अमेरिका की, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे यहां पे, भाई पावरफुल कंट्री है अमेरिका के अंदर, वहां की जो लैंड है वो फर्टाइल है, अमेरिका के अंदर जो वहां पे मिनरल्स है वो भरपूर मात्रा में है, अमेरिका के अंदर पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में है, अमेरिका के अंदर दूसरे संसाधन भरपूर मात्रा में है। लेकिन क्या अमेरिकी जो लोग हैं उनसे ज्यादा जो जीवन स्तर है, अगर एचडीआई उनका देखे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप देखें, उनसे अच्छी जो एचडीआई है वो कनाडा की है, उनसे अच्छी एचडीआई जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप देखें तो फिर क्या करें पावरफुल उनका। देखिए जो देश इतने दिनों से मतलब एक शक्तिशाली अवस्था के अंदर है और जो लगातार जो एक यही कि इसी षड्यंत्र के तहत में कि भाई भारत को पाकिस्तान के साथ में कैसे भिड़ाया जाएगा, भारत को चाइना के साथ में कैसे उस नीति के तहत रखा जाएगा, तो कुछ ज्यादा अमेरिका को भी नहीं प्राप्त हुआ इसके अंदर। अगर आप वहां के लोगों की जो उनको देखे तो उससे अच्छी एचडीआई कनाडा की है, उससे अच्छी एचडीआई जो इनफर्टाइल लैंड हुआ करती थी, जहां की 90% जो लैंड थी वो इनफर्टाइल थी, ऑस्ट्रेलिया की। आज देखिए जो जहां पे पेट्रोलियम का भाव है, वहां की जो लैंड है, वो वहां के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शांत प्रिय तरीके से। तो आप जो ये आक्रामक युद्ध वाली जो नीति है, दो महाशक्तियां है, तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि इन महाशक्तियों के बीच में आप किसी एक, या तो यूएसएसआर या जो है अमेरिका के साथ में वो पार्टिसिपेट करे, यूएसएसआर के साथ मिले और या अमेरिका के साथ में पार्टिसिपेट करे। उन्होंने अपना पंचशील नीति उनके द्वारा अपनाई गई और ये जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते थे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते थे। इन चीजों पे ये विश्वास यहाँ पे आप रखते थे। पहले इनकी जो नीति थी वो एशियन कंट्री को साथ में लेकर चलने वाली नीति थी जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद में जो आप इनकी नीति देखेंगे, भाई एशियन कंट्री के साथ कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने जो है 1956 के अंदर अफ्रीकन और एशियन कंट्री को साथ लेने की बात की। उसके बाद में आप बांडुंग सम्मेलन के अंदर, और उसके बाद में आप 1961 के अंदर देखेंगे तो 1961 के अंदर आप क्या पाओगे कि 1961 के अंदर जो बेलग्रेड जो सम्मेलन होगा उसके अंदर आप गुट निरपेक्ष की नीति आप जो है इनकी देखेंगे, गुट निरपेक्ष की नीति आप इनकी देखेंगे। देखिए जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति थी, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के अंदर दीर्घकालिक और तात्कालिक हितों का बेहतर एक संयोजन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जो है एक तात्कालिक लाभ देख रहे थे उस समय में जो है, और तात्कालिक लाभ को प्राप्त करने के लिए इस नीति को लागू कर रहे थे, या वो एक बहुत ही दूरगामी परिणाम इसका देखना चाहते थे। तो दोनों आदर्शवादी और ये जो है यथार्थवादी जो अपनी जो राजनीति है, दोनों का एक मेल जोल संयोग जो है इनकी राजनीति के अंदर, यानी कि रियलिस्टिक राजनीति और एक आइडियोलॉजिस्ट राजनीति जो है, विदेश नीति जो है जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन कहां पे, कई जगह विदेश नीति के अंदर, कई जगह देखिए नई नई चीजें हैं, तो कई जगह असफलता भी इनको देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं आप यूएनओ वाले मामले की बात करेंगे तो यूएनओ में आस्था जवाहरलाल नेहरू की थी, यूएनओ में आस्था जवाहरलाल नेहरू की थी। कैसे आप बोल सकते हैं, क्या बात है ये यूएनओ वाली। देखिए यूएनओ एक नया स्थापित हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर यूएनओ की बात जब आप करते हैं तो कश्मीर वाली याद आपको आती होगी कि कश्मीर जो मुद्दा था, तो कश्मीर मुद्दे को लेकर अब अपना जो मामला था वो यूएनओ के अंदर गया। क्या था यूएनओ का मामला, क्या था कश्मीर मुद्दा का मामला, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको आपको समझाऊं तो देखिए, हमारी देश आजाद होने से पहले बहुत सारे रियासती राज्य हुआ करते थे, और रियासती राज्यों में आप देखेंगे कुछ राज्य तो बहुत बड़े बड़े राज्य थे, जो आज के हमारे प्रदेश है उनसे भी बड़े राज्य हुआ करते थे। कुछ राज्य बहुत ही छोटी सी उनकी रियासत हुआ करती थी। तो कश्मीर भी एक इसी प्रकार से एक रियासती राज्य हुआ करता था, जिसके अंदर हरि सिंह नामक एक व्यक्ति थे जो वहां पे शासन करते थे, जो एक हिंदू व्यक्ति हरि सिंह थे। लेकिन वहां की जो आबादी थी वो मुस्लिम मेजोरिटी थी, वहां की आबादी मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी।
अब आप अगर आप देखें कश्मीर वाली बात को आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखिए पाकिस्तान और यहां पे आप देखिए इंडिया। तो कश्मीर के अंदर शासक थे हिंदू, कश्मीर के अंदर शासक थे हिंदू, और कश्मीर का जो शासक थे ये हरि सिंह, ये बोलते थे कि भाई हमें जो है ना तो भारत के अंदर मिलना है, हमें जो है ना पाकिस्तान के अंदर मिलना है, ना भारत के अंदर मिलेंगे हम, ना पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम जो है वो स्वतंत्र यहां पे रहेंगे, स्वतंत्र यहां पे हम रहेंगे। तो यहां पे आप देखिए इन्होंने अपना बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो स्वतंत्र रहेंगे। अगर यहाँ पे भारतीय जो है बलपूर्वक यहाँ पे इन पे कंट्रोल करते हैं, बलपूर्वक भारतीय जो है इन पे कंट्रोल करते हैं, यानी कि हरि सिंह पे कंट्रोल करते हैं, तो हरि सिंह पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। मतलब इसको आपने दोनों तीनों पर्सपेक्टिव वे में समझना है। अगर ये हरि सिंह पे फोर्सफुली कि नहीं आप भारत के अंदर ही आइए, तो हरि सिंह जो है पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेगा। लेकिन भारत ने जो है इसके मामले में हस्तक्षेप करने की शुरुआत में नहीं सोची। मैं आपको सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, तीनों का एक इंटरफेरेंस इनके संबंध में आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब यहां पे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान वाली बात में आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने पहली बार, जब आप देखेंगे देश आजादी के बाद में, जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने कबीलियाई जो लोग होते थे उनके माध्यम से जो है कश्मीर पर, यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो है विद्रोह या लड़ाई आक्रमण वहां पे किया कबीलाई तंत्र के अंदर। तो ये चीज आप देखेंगे जब हरि सिंह को इसका डर हुआ, तो हरि सिंह ने जो है भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल, भारतीय जो नेता थे केंद्रीय, उनसे संपर्क किया और भारतीयों के द्वारा उसमें सहायता दी गई। तो जब भारतीयों ने उसमें सहायता की, तो विलय पत्र की घोषणा जो है कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा यहाँ पे की गई थी। अब उस समय में जो है कुछ क्षेत्रों के अंदर पाकिस्तानी कबीलाइयों का अधिकार वहां पे हो गया था, जिसको आप पीओके के नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो उस क्षेत्र पे जो है पाकिस्तान का वहां पे होल्ड हो गया था। अब क्या मामला हुआ यहाँ पे कश्मीर के अंदर, देखिए विलय कर लिया गया, तो ये मामला जाता है, अब ये बात रखी जाती है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर ये मामला जाता है यूएनओ के अंदर। अब यूएनओ ने जो है, हाँ अब ये मामला जाता है यूएनओ के अंदर। तो यूएनओ ने पाकिस्तान वालों को भी बताया, कि पाकिस्तान वालों को भी बोला और इंडिया वालों को भी बोला कि अपनी सेना को वहां से बुलाइए, वापस कीजिए। तो जब इसका कोई समाधान नहीं निकला, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो ये मामला यूएनओ के अंदर गया, और मतलब यूएनओ के अंदर है, और इसका कोई एक स्पेशल आप देखेंगे जो पीओके वाला और इस वाले मामले के अंदर, तो कोई फाइनल डिसीजन इसके अंदर तब तक नहीं आया, तो मामला उलझ के रह गया। यानी कि आप देखेंगे कि क्यों जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूएनओ के अंदर क्यों लेके गए, क्या क्या आस्था थी जवाहरलाल नेहरू की यूएनओ के अंदर। तो बहुत सारे आपको ये बोलेंगे कि जो है जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो यूएनओ के अंदर अगर वो लेके जाएंगे, वो वहां पे जो है हाईलाइट होंगे, उनकी राजनीति वहां पे चमकेगी, वो जो है विश्व स्तर पे जो है अपने आप को शांति के दूत के रूप में प्रतीत करना चाहते हैं, वो अपने आप को गांधीवादी नेता बताना चाहते हैं, वो जो है शांति के स्तर पे लेके इसका समाधान यूएनओ के माध्यम से करा के वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, नोबेल प्राइज प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ बोलते हैं वो डर गए थे इस मामले को लेकर। तो कई सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तत्कालीन जो सिचुएशन थी, तत्कालीन जो सर्कमस्टांसेस थे, तत्कालीन सिचुएशंस को देखकर ही ये नीति को बनाया गया था, ये नीति को बनाया गया था। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि सरदार पटेल की क्या नीति थी, सरदार पटेल क्या चाहते थे कश्मीर को लेकर, तो दो मोड आपको सरदार पटेल के बारे में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दो मोड मिलेंगे सरदार पटेल के? भाई देखिए, पहली बात आपने देखा कश्मीर, दूसरा आपने देखा जूनागढ़, तीसरा आपने देखा हैदराबाद, ये थी बड़ी समस्या। तीसरा आपने देखा हैदराबाद। अब आप देखिए जूनागढ़ का जो हमारे राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे मुस्लिम, जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम, मतलब जूनागढ़ के जो हेड थे वो मुस्लिम थे। कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे हिंदू। और हैदराबाद के जो यहाँ पे जो अपने हेड थे, जो नवाब थे, वो थे उस्मान, यानी कि मुस्लिम एक हेड हुआ करते थे। अगर यहाँ की मेजोरिटी की बात करें कश्मीर के अंदर, तो आप जानते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी हुआ करती थी। अगर आप जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ के अंदर हिंदू मेजोरिटी हुआ करती थी। अगर आप बात करें हैदराबाद की, तो मेजोरिटी ज्यादा हिंदुओं की यहाँ पे हुआ करती थी। तो सरदार पटेल की सबसे पहले जो नीति थी, वो नीति ये कहती है कि भाई देखिए, अगर, क्योंकि ये जानिए जूनागढ़ के जो नवाब थे, जो जूनागढ़ के जो हेड थे, क्या नाम था उनका, कमेंट में लिखिए,
इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने की बात की थी। इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने की बात की थी, पाकिस्तान के अंदर विलय करने की बात जो है जूनागढ़ वालों ने की थी। यस हमीदुल्लाह, यस वेरी गुड, ठीक है। अरे क्या नाम था भाई जूनागढ़ वाले का? महावत खान तरीते, वेरी गुड। माइको आजाद, माइको महावत खान तरीते, हमें महावत खान तरीते, ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान में विलय करने की बात बोली थी। इधर अगर आप कश्मीर के बारे में आप देखेंगे तो कश्मीर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की बात बोली थी। इधर अगर आप हैदराबाद की बात बोलेंगे तो हैदराबाद को भी इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट रखने की अपनी बात बोली थी, ठीक है। लेकिन सरदार पटेल जो चाहते थे वो ये था कि भाई अगर जिन्ना के मतलब बात बनती है कि भाई देखिए कश्मीर आप लेना चाहते हैं तो कश्मीर आप ले लीजिए, कश्मीर आप लेना चाहते हैं तो कश्मीर आप ले लीजिए, जूनागढ़ को हम रखेंगे। लेकिन जो हैदराबाद वाला मामला है, मतलब जूनागढ़ तो था ही, कोई इसमें इश्यू था ही नहीं। तो हैदराबाद वाला मामला है, हैदराबाद के अंदर जो है हमारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होगा, इसमें कोई इंटरफेयर या कुछ ऐसी इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं होगी हैदराबाद को लेकर, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो नवाब था वो मुस्लिम था, यानी कि कश्मीर को शुरुआती समय में वो दे देना चाहते थे। ऐसी बात देखिए सरदार पटेल के संबंध में थी। उनकी नीति कब चेंज होती है? उनकी नीति कब चेंज होती है? उनकी नीति तब चेंज होती है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो कोशिश किया कि भाई जूनागढ़ में मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ पे जो इनका हेड है महावत खान तरीते, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर विलय कर लिया। तो जूनागढ़ की समस्या इनके साथ बनी हुई थी। इधर कश्मीर के अंदर भाई हेड जो है वो हिंदू है, लेकिन जो है ये आपस में देने की बात कर रहे, तो इनको जो है मोहम्मद अली जिन्ना पे कोई ज्यादा इस मामले को लेकर विश्वास नहीं हुआ। तो इन्होंने जो है कि ठीक है, नहीं हम जूनागढ़ देते, नहीं हम कश्मीर देते और नहीं हम हैदराबाद देते। तो यहाँ पे जब इन्होंने जूनागढ़ वाली घटना के अंदर आपने देखा कि जूनागढ़ के अंदर इन्होंने एक जनमत रेफरेंडम जो बहुमत के आधार पे आम लोगों की उसके आधार पे आम लोगों की जनमत के आधार पे उन्होंने निर्णय लिया। तो जनमत वही था कि भारतीयों के अंदर ये शामिल होना चाहते, भारत के अंदर ये शामिल होना चाहते थे और इसको बाद में भारत के अंदर शामिल भी कर दिया गया। और लॉजिक भी यही कहता है, अगर आप जूनागढ़ की बात करेंगे, एक समुद्री रास्तों को अगर आप छोड़ेंगे और तीनों साइड की जो सिचुएशन आप लोकेशन आप देखेंगे तो तीनों लोकेशन जो है भारत से ही लगती थी। एक समुद्री रास्ते को अगर यहाँ पे छोड़ दे तो जूनागढ़ को मिलाया गया। भोपाल वाली सिचुएशन तो नहीं थी कि भोपाल भी जो है अपने आप को स्वतंत्र या भोपाल भी अपने आप को जो है पाकिस्तान के अंदर या इस प्रकार की बात भोपाल अगर बोलता है सारी तरफ से भारत से मिला और भारतीय सीमाओं से मिला हुआ है भोपाल, फिर भी तब बात करते थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे ये जो चीजें आप देख रहे हैं जूनागढ़ के अंदर तो भारत के अंदर मिलाया गया। कश्मीर को लेकर अगर बात करें, कश्मीर को लेकर अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि बाद में इस नीति को त्याग दिया था उन्होंने, देने वाली नीति को, और बाद में इसको अपने अधीन। और रही बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद के अंदर सैन्य अभियान के माध्यम से ऑपरेशन पोलो जो है यहाँ पे चलाया गया, ऑपरेशन पोलो यहाँ पे चलाया गया और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है इसको जो है अपने अधीन यहाँ पे किया गया। हैदराबाद को सैन्य अभियान के माध्यम से जो है इसको अपने अधीन किया गया। तो आप इसके बारे में हैदराबाद, जूनागढ़ और जो है कश्मीर जो है इनके मामले में आपने क्या याद रखना है स्टूडेंट? तो एक तो आपने इनके शासकों के बारे, वो हेड के बारे में तो आप देख लिया कि हेड जो है उस्मान अली खान, उस्मान अली खान। अगर आप देखेंगे ये उस्मान अली खान कौन से वंश का शासक हुआ करता था? कौन से वंश का? हैदराबाद के अंदर जो निजाम वंश था, हैदराबाद के अंदर जो निजाम वंश था, निजाम वंश का शासक हुआ करता था। निजाम वंश वही जो मुर्शिद कुली खान, सॉरी मुर्शिद कुली खान बोल रहा हूं, वो निजामुल मुल्क, जो कि निजामुल मुल्क जिनका संस्थापक थे और उनके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं उन्हीं में ही ये लगातार चिनकिलिज खान, निजामुल मुल्क, आसफ जहां ये थे। आसफ जहां की कौन सी टाइटल इन्होंने धारण की थी? कौन से नंबर के आसफ जहां थे ये? कौन से नंबर के आसफ जहां थे? क्योंकि आप जानते हैं कि हैदराबाद के निजामों ने आसफ जहां का टाइटल धारण किया था। ये कौन से नंबर के आसफ जहां थे? तो 7th नंबर के आसफ जहां थे, ठीक है, 7th नंबर के। क्योंकि आप जानते हैं कि निजामुल मुल्क के बाद में जो 2-3 हमारे यहाँ पे जो इनके हेड हुए हैं हैदराबाद में, उन्होंने उनको आसफ जहां की टाइटल नहीं दी गई है। वो आप जानते हैं जो कर्नाटक षड्यंत्र के अंदर पढ़ते हैं तो कर्नाटक षड्यंत्र में वही नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में आपने बताया महावत खान तृतीय, महावत खान तृतीय यहाँ पे इनका नाम हुआ करता था। इनके जो ये एक नाम और हुआ करता था, जो वहां का जो नेतृत्व संभाल रहे थे, जो वहां की कार्यप्रणाली संभाल रहे थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो।
क्या नाम था भाई? शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो। ठीक है, शाहनवाज भुट्टो। कब विलय हुआ जूनागढ़ का? जूनागढ़ का विलय भारत के अंदर कब हुआ? जूनागढ़ का विलय भारत के अंदर कब हुआ? तो आप देखेंगे कि जूनागढ़ का विलय भारतीय जनमत के आधार पे जो है इसका विलय 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय कर दिया गया, क्योंकि ये विलय वाली बात भी आपको क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है। ये जो विलय वाली बातें हैं ये आपको क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है। इसी प्रकार से एक रियासत हमारी भोपाल रियासत हुआ करती थी, एक रियासत हमारी भोपाल रियासत हुआ करती थी। और जो आपने डोली हमीदुल्ला खान बताए थे, ये हमीदुल्ला खान जो है आपके जूनागढ़ से नहीं थे। ये कहां से थे? हमीदुल्ला खान जूनागढ़ से नहीं थे, ये कहां से थे? ये आपके भोपाल से थे, ये आपके भोपाल से थे। ठीक है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की बात की थी, इंडिपेंडेंट। फिर ज्यादा समस्या इनको मिलाने में नहीं हुई, समस्या इन दोनों तीनों को मिलाकर ही हुई थी। अच्छा, इसी प्रकार से एक पूर्वी भारत के अंदर मणिपुर के अंदर एक रियासत हुआ करती थी। तो मणिपुर का जो शासक थे वो कौन थे? मणिपुर का जो शासक थे वो कौन थे? मणिपुर का जो शासक थे वो कौन थे? बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के जो शासक थे वो कौन थे? आपके बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह। ठीक है। अच्छा, अगर आप हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद की बात करें तो आपने बता दिया उस्मान अली खान, आसफ जहां 7 ये हुआ करते थे। वहां की ज्यादातर जनता, मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जनता वहां की हिंदू हुआ करती थी। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था वहां पे? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था या ऑपरेशन मिशन चलाया गया था? कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पोलो मतलब आप जानते हैं कि पोलो जो खेल का मैदान जो होता था, और ये उस हैदराबाद के अंदर बहुत सारे मैदान थे, खेल के मैदान बहुत सारे थे। ठीक ठीक है। अच्छा, ये जो सेना का जो हेड बनाया था ऑपरेशन पोलो में, वो किसको बनाया गया था? सेना का जो हेड बनाया था ऑपरेशन पोलो में, वो किसको बनाया था? सेना का हेड बनाया था जो ऑपरेशन पोलो में, वो किसको बनाया था? भाई बोलना नहीं है, कमेंट में आंसर करना। सेना का हेड ऑपरेशन पोलो में किसको बनाया था? दीक्षा तमरकर, माइको। JN चौधरी, JN चौधरी, JN चौधरी। ठीक है, ये याद रखना, ये आपने याद रखना। देखिए, इनसे जो राज्य हमारे हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। JN चौधरी, बिल्कुल सही बात, JN चौधरी, इनसे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हैदराबाद से कब मिलाया गया था, कौन राजा थे, कब कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये चीज आपने देखनी होती है। एक अक्सर क्वेश्चन जो बनता है विदेश नीति में, आप देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन से बनता है। एक क्वेश्चन हमारा पंचशील से बन जाता है कभी कभी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआत के जो 2-3 अधिवेशन गुट निरपेक्ष, यानी कि NAM, इसको बोलते हैं NAM, कई जगह ये नाम लिखा मिलेगा आपको, नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो शुरुआत के जो 2-3 अधिवेशन है, तो शुरुआत के 2-3 अधिवेशनों को आपने इनके अंदर जानना है नॉन अलाइन मूवमेंट में, कि पहला बेलग्रेड के अंदर हुआ था, दूसरा जो है कायरा के अंदर हुआ था, मिस्र के अंदर हुआ था, तीसरा जो है आपका जाम्बिया लुसाका के अंदर हुआ था। तो इन 3-4 को आपने जान लेना है। शुरुआत के जो नेम वाले हैं, नेम वाले जो ये अपने जो अधिवेशन होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, इनको आपने जानना है कि पहले में किसने अध्यक्षता की थी, दूसरे में किसने अध्यक्षता की थी, कौन कौन व्यक्ति थे, क्या क्या उनके नाम थे। जैसे कि बोलते हैं कि भाई जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, उनमें कौन कौन व्यक्ति मिले थे, उनमें क्या नाम था, कर्नल नासिर का संबंध किससे था, या यूगोस्लाविया के जो हेड थे उनका संबंध जो है किससे था। ये चीजें आपसे एग्जाम के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट के संबंध में आपसे पूछी जाती है। नॉन अलाइन मूवमेंट के संबंध में आपसे ये बात पूछी जाती है, तो बेलग्रेड अधिवेशन के संबंध में। एक जो दूसरी चीजें है वो दूसरी चीजें आप पंचशील के मामले में देखते हैं कि पंचशील का जो समझौता हुआ था ये चाइना के साथ में, आप देखते हैं 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को ये पंचशील समझौता आप देखते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था? पंचशील समझौते के अंदर क्या हुआ था कि भाई जो है कई सारी बातें यहाँ पे बोली जाती है। और आप देखिए कि लगभग एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन लगभग बनता ही बनता है कि भाई एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि अनाक्रमण वाली नीति यहाँ पे आप देखेंगे। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के आज आंतरिक मामले हैं, उन आंतरिक मामलों में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीजें आप पंचशील समझौते के अंदर देखने को मिलती है। या समानता की बात पंचशील समझौते में की जाती है, पारस्परिक लाभ की बात पंचशील समझौते में की जाती है, शांतिपूर्ण सहस्थितियों की बात पंचशील समझौते में की जाती है। तो अगर आप इतनी बात याद रखते हैं कि भाई
पंचशील की, यानी कि 5 बातों को आप यहाँ पे याद रखते हैं, और नॉन अलाइन मूवमेंट के जो अधिवेशन सम्मेलन है इनको आप याद रख लेते हैं, तो इससे ज्यादा कोई आपको करने की आप इनकी जरूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और मैं आपको क्वेश्चन के अंदर इसको प्रैक्टिस करा दूंगा, और मैं आपको जो है क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करा दूंगा नॉन अलाइन मूवमेंट, पंचशील, और ये जो रियासतें हैं 4-5, इन 4-5 को बस आपने इसके अंदर इतना याद रखना है। अरे नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया था, एक तीसरा एक गुट बनाया गया था जो कि ना तो यूएसएसआर के अंदर शामिल होना चाहते थे और ना जो है अमेरिका के अंदर, ये दो महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो तीसरी ऐसा नहीं है कि इन तीसरी महाशक्ति इस प्रकार से तैयार की गई थी कि इनके साथ में इन्होंने संघर्ष करना है और इन्होंने संघर्ष करना है इनके साथ में, तो उसको लेकर जो है इन्होंने शक्ति बनाई थी। नहीं नहीं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति इनकी हुआ करती थी और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पे ये जो है काम करते थे, उसको लेकर ये प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया गया था नॉन अलाइन मूवमेंट का। और हाँ ठीक है, इसको आपने बस याद रखना है, ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है भाई। ओके ओके भाई, कुछ बाद में पूछूंगा डाउट, जो भी डाउट हो गया आप लोगों के वो बाद में पूछूंगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो है हम जो है इसको, क्योंकि ये एजुकेशन वाला है कि शिक्षा के अंदर भारत में जो विकास हुआ है, इस शिक्षा के, अरे वेट करिए, शिक्षा के अंदर जो विकास हुआ है उस विकास को आप देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, ये चीज आपकी अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाएगी भाई। आप लोग आंसर देते जाना है, क्योंकि आप लोगों ने पता है इन चीजों का, मतलब पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं तो टच है, कोई ज्यादा नई चीज नहीं है, इन्हीं को मैं डिटेल में बताता चला जाऊंगा भाई। ये चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी इससे अच्छी हो जाएगी। कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इनमें से कौन से युगम सही सुमेलित है? आराम से सोच के आंसर देना है, सोच के आंसर करना है आप लोगों ने आराम से। देखिए भाई, कलकत्ता मदरसा की बात करें, अगर कलकत्ते की मदरसे की बात करें, तो जब आपने वारन हेस्टिंग को पढ़ा, यानी कि आएंगे वहीं कि जो वायसराय आपने पढ़ा उन्हीं के समय में तो हुआ, जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ भारत के अंदर, तो जो वायसराय आपने पढ़े, जो समकालीन घटना पड़ी, उसी बीच की घटना ये भी है। तो जैसे कि कलकत्ता की मदरसा की बात करें, वारन हेस्टिंग जो थे एक प्रकार से प्राच्यवादी थे। वारन हेस्टिंग एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये प्राच्यवादी थे, यानी कि भारतीयों की शिक्षा पद्धति के अनुसार ही इनको ये प्रशिक्षित करना चाहते थे, भारतीय की शिक्षा पद्धति का। ठीक है, तो दो प्रकार की विचार आपको देखने को मिलेगी, एक आपकी होगी ओरिएंटलिस्ट और एक आपकी होगी एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। अच्छा मैं आपको बताऊं, प्रेमी क्वेश्चन का फुल स्क्रीन आ जाएगा, आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए एक बार, आप जो है स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, फिर आप बताना, क्वेश्चन का फुल स्क्रीन भी आ जाएगा और वो चीजें भी आपको देखने को मिलेगी आपको। ओके, सभी को क्लियर आ रहा है ना, क्वेश्चन शो हो रहा है ना भाई, क्वेश्चन तो सभी को क्लियर शो हो रहा है ना? ठीक है, ठीक, ओके, ठीक ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है। तो भाई यहां पे आप देखिए, मैंने बताया कलकत्ता, कलकत्ता मदरसा, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, कलकत्ता मदरसा की बात, यानी कि वारन हेस्टिंग के समय में, और वारन हेस्टिंग के समय में यानी कि 1781 के अंदर, 1781 के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए 1781 के अंदर, तो दूसरा बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन जुड़े हुए हैं, ये बात सही है, बनारस संस्कृत कॉलेज से जोनाथन डंकन जुड़े हुए 1791 में। अभी प्रेमी हुआ नहीं है, आप माइक ऑन करके बोल दीजिए एक बार, क्या समस्या आ रही है आपको? नहीं हो पा रहा है सर, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। क्या स्टूडेंट क्या करना चाहिए इनको, आकांक्षा? सर सर इनको एक बार लेफ्ट मार के इनको फिर दोबारा से ज्वाइन करने के बाद अरे मेरा उससे स्क्रीन दिखेगा। उससे क्या होगा? उससे क्या सर, स्क्रीन आपने जो शेयर की होगी वो उनके पास नहीं जा पा रही होगी। अरे ऐसा नहीं है, और अलग से थोड़ा कुछ स्पेशल थोड़ा है। और इनके पास ये पेन है, इसको म्यूट कर ले ये तो आपकी स्क्रीन पर भी हो जाएगी। ओके,
भाई। स्क्रीन पे छोटी आ रही होगी ना, उसमें जो 3 डॉट है साइड में, हाँ हाँ उसे क्लिक करके फिर पिन का ऑप्शन होगा, उसको पिन करके बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए भाई एक बार, है ना, उस पर जो पिन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके, है ना। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बता देना भाई इसको, हो गया ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बार, रामजीत पांडे ध्यान से, फुल स्क्रीन, ये फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आप जानते हैं 1784 में स्थापित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ओ सॉरी सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी के अंदर ये स्थापित हुआ था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए कि कलकत्ता मदरसा भी गलत है, फोर्ट विलियम कॉलेज भी गलत है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ बनारस संस्कृत कॉलेज जो है 1791 वाला सही है, जो जोनाथन डंकन। और समकाली नगर में पूछूं वायसराय कौन थे, समकाली नगर में पूछूं वायसराय कौन थे जब बनारस संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था, तो आप बोलोगे कि वायसराय थे, ओ सॉरी गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, तो आप बोलोगे कि जब बनारस संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे। बताइए यार, आपके तो वेट कर रहा हूं, कॉर्नवालिस सर जी। कमेंट में, कमेंट में कॉर्नवालिस, अरे कॉर्नवालिस थे ना 1786 टू 93 तक। तो आप बताया करें फटाफट, ठीक है, जो आपसे पूछा जाए, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट, 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच द्वारा प्रतिपादित किया गया शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। देखिए आप जानते हैं कि ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। पहली बार कोई आयोग इस पे गठित हुआ था, वुड डिस्पैच गठित हुआ था। इसमें इनका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को लेकर बात की गई है। तो उद्देश्य को लेकर बात की गई है, तो आप एक बार देखिए कि भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का सर्जन, क्या भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का सर्जन यहाँ पे किया गया था। तो रोजगार वाली तो कुछ बातें यहाँ पे नहीं बोली जाती है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों के मध्य साक्षरता को बढ़ावा देना, या पारंपरिक भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्कवाद की शुरुआत। बताइए भाई। ठीक है, ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1854 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें पहली बार आप जो देखते हैं 3 जगह पे, आप तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर, चाहे आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात करें, चाहे आप मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, चाहे आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें, जो इनके जो विश्वविद्यालय है वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर ही स्थापित किए गए थे। महिलाओं की शिक्षा को लेकर थोड़ी बहुत बात इसके अंदर मिलती है, ये सब चीजें इसके अंदर मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन बैठ रहा है वो सी। ओके, नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय शिक्षा में योगदान दिया। निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय शिक्षा में योगदान दिया। प्राच्यवादी, ईसाई और मुस्लिम। प्राच्यवादी, ईसाई और मुस्लिम। क्या प्राच्यवादी विद्वानों के द्वारा ही दिया गया, या ईसाई मिशनरीज के द्वारा दिया गया, या मुस्लिम मदरसे के द्वारा दिया गया। तो सारे के सारे ये भाई प्राच्यवादी विद्वान भी थे, पाश्चात्यवादी विद्वान भी थे, ईसाई मिशनरीज भी कई सारी है, मुस्लिम मदरसे भी है, तो सारे के सारे, तो ये सारे के सारे। ठीक है, अब बताइए वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन सही है। वुड डिस्पैच के संबंध में कौन सा कथन सही है, वही चार्ल्स वुड डिस्पैच 1954 वाला, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो डिस्पैच स्थापित हुआ कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। याद रखना, मद्रास में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, इलाहाबाद में नहीं हुआ था। कभी आप सोचे इलाहाबाद में हो गया था शुरू में, पंजाब में नहीं हुआ था, अलीगढ़ में नहीं हुआ था, अलीगढ़ में नहीं हुआ था, मैसूर में नहीं हुआ था। ठीक है, ये चीज, बीएचयू नहीं बनी थी, बीएचयू नहीं बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना था, अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना था, तो आप बोलोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था आपका 1887 के अंदर। पंजाब विश्वविद्यालय पूछा जाए आपको, पीयू पूछा जाए, पंजाब विश्वविद्यालय पूछा जाए, पंजाब विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो पंजाब विश्वविद्यालय आप बोलोगे हंटर कमीशन के तहत बना था 1882 के अंदर, हंटर कमीशन के तहत 1882 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूछा जाए, अलीगढ़ वाले पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे, अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूछा जाए तो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय पूछा जाए तो बताइए भाई 1875 या 1920,
1875 या 1920? ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं, 1875 में विश्वविद्यालय नहीं था, ये तो कॉलेज स्थापित की 1875 में नहीं था, 1920। ठीक है, और बीएचयू कब स्थापित हुआ था भाई? बीएचयू कब स्थापित हुआ था? 1916 के अंदर। कौन थे संस्थापक सदस्य? मदन मोहन मालवीय। कौन थे संस्थापक सदस्य? मदन मोहन मालवीय। तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ये बात सही है। सहायता अनुदान की सुविधा उपलब्ध की गई, यानी कि यहाँ पे ये स्कॉलरशिप वगैरह की सुविधाएं जो है यहाँ पे दी गई। इसमें तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं था, ये गलत है। महिला शिक्षा के बारे में थोड़ी बात बोली गई थी और तकनीकी शिक्षा के बारे में। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, ये बात सही है। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया ना लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, तो डलहौजी के समय में। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, यानी कि ए आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा का जनक किसको बोला गया? आधुनिक शिक्षा का जनक किसको बोला गया? राजा राम मोहन राय को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को, या थॉमस मैकाले को? अच्छा, राजा राम मोहन राय भी आंसर। कुमुद लगातार बार बार आंसर दे रहे हैं कि कभी सर को दिखे ना और मेरा ऑप्शन जो है नीचे चले जाएगी और मैं राजा राम मोहन राय बोल रही हूँ। कुमुद, मैंने आपका आंसर देख लिया है, आप राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं ना, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का जनक नहीं बोला जाता। राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का जनक नहीं बोला जाता। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है। भारतीय जो आधुनिक जो पुनर्जागरण आया उसका जनक बोला जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जनक थॉमस मैकाले को भी नहीं बोला जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक जो है चार्ल्स वुड को भी नहीं बोला जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। आधुनिक शिक्षा का जो जनक है वो किसको बोला गया है? चार्ल्स ग्रांट को बोला गया है। तो सारे के सारे ऑप्शन भाई भाई से लग रहे थे, है ना, कि भाई राजा राम भी हो सकता है, मैकाले भी हो सकता है, याद रखना इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट और आंग्लवादी विवाद, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से क्या थे? कि शिक्षा का आधार क्या हो, पश्चिमी आधार हो या भारतीय आधार हो? शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी माध्यम हो या भारतीय अंग्रेजी हो या भारतीय भाषा हो, या डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन सिद्धांत का मुद्दा हो? ये कौन सी बातों को लेकर हुआ था? देखिए, आप जानते हैं कि भाई डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दे को लेकर एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में कोई विवाद था क्या? अरे कोई बताइए ना, कोई विवाद था? ये तो मैकाले की पद्धति थी। मैकाले चाहता था इसको तो कि भाई जो है भारतीयों के अंदर शिक्षा जो है वो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन के अंदर या छन छन के जानी चाहिए। तो इसमें तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में क्या विवाद था इसको लेकर? इनके अंदर तो विवाद था कि भारतीय आधार पर शिक्षा होनी चाहिए या पश्चिमी आधार पर शिक्षा होनी चाहिए, भारतीय भाषा में शिक्षा होनी चाहिए या पश्चिमी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो ये तीसरा तो गलत है ना, तो फर्स्ट और सेकंड, तीसरा गलत है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत संबंधित था। ये किससे संबंधित था भाई? उच्च पदों पर कम संख्या में भारतीयों की भर्ती या कुछ भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, या दोनों? देखिए, ये पदों को भारतीयों की भर्ती, कुछ पदों पर कम भारतीयों की भर्ती करना इससे संबंधित नहीं था। ये भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, लेकिन कुछ भारतीयों को भी। ठीक है, नेक्स्ट, हंटर कमीशन। पहले तो बता दीजिए हंटर कमीशन से संबंधित कौन से वायसराय के समय में हुआ था? पहले बताइए, हंटर कमीशन जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये वायसराय थे हमारे रिपन, ये वायसराय थे हमारे रिपन, जिसके समय में भारत में जनगणना की शुरुआत एक क्रमिक 10 वर्ष के बाद होनी शुरू हुई। लॉर्ड रिपन, जिसके समय में इल्बर्ट विल विवाद हुआ था, जिसके समय में जो है मैसूर को उसके पुराने शासक को सौंपा गया था, जिसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी, जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक आधार रखा गया था, कांग्रेस स्थापित नहीं हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात रिपन के समय में हुई थी, डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी। तो इन्हीं के समय में हंटर कमीशन स्थापित हुआ था। बताना है कि कौन सा कथन इसके संबंध में जो है वो सही नहीं है। तो सही नहीं है तो साफ ही दिख गया है कि लिटन के समय में। व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा को बात की, महिला शिक्षा में हो रही लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की, प्राथमिक और मध्य, इसने यूनिवर्सिटी पे बात नहीं की थी, इस बात का याद रखना है। कई बार क्वेश्चन क्या जाता है कि जैसे कि रैले कमीशन आ गया करजन के समय में, कि रैले कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, रैले कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया, तो वहां पे गलत। रैले कमीशन ने विश्वविद्यालय को लेकर बात की है, तो हंटर कमेटी ने कभी भी जो है विश्वविद्यालय को लेकर बात नहीं की है। सैडलर कमीशन ने कभी भी विश्वविद्यालय को लेकर बात नहीं की है।
ठीक है, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो डी आंसर इसका। नेक्स्ट, रैले आयोग के संबंध में, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए रैले आयोग का संबंध किससे था। रैले आयोग का संबंध किससे था? आप बोलोगे कि रैले आयोग का जो संबंध था वो लॉर्ड कर्जन से था, लॉर्ड कर्जन से था, ना कि लॉर्ड मिंटो से था। तो ये तो गलत हो गया। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये बात भी गलत है। इसमें भारतीय सदस्य भी थे। भारतीय सदस्य कौन कौन थे वो आप बता दीजिए एक बार। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, तो इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे आकांक्षा साहब, वो बता दीजिए आप। आपसे पूछा जाएगा कि रैले, क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट, रैले कमीशन में और 1909 का जो अधिनियम है उसमें कंफ्यूज जाते हैं। उनमें भी भारतीय सदस्य थे और रैले कमीशन में भी भारतीय सदस्य थे, तो उनको बता दीजिए। सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ये बात सही है। इसका आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से, ये बात सही है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा का 12 वर्षीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्कूली शिक्षा का 12 वर्षीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रैले आयोग के द्वारा, हंटर कमीशन के द्वारा, शैडलर कमीशन के द्वारा या राधाकृष्ण आयोग के द्वारा? स्कूली शिक्षा का, आप देखिए सबसे पहली बात तो पहले जैसे कि आप देखते हैं ना कि 12th के बाद में यूजी होता है आपका, 12th के बाद में ग्रेजुएशन होता है। ये चीजें ही ये बोल रहे हैं कि भाई स्कूली जो शिक्षा है इसका आधार 12 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 10th के बाद में आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, 10th के बाद में ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। तो ये बात बोली थी 1917 में। 1917 में आयोग बना था सैडलर आयोग, 1917 में आयोग बना था सैडलर आयोग। इन्होंने बोला है कि 12th के बाद ही जो है यूजी कोर्सेज के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, मैसूर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, इनमें से कौन कौन से सही है? इनमें से कौन कौन से सही है भाई? अगर इनको देखें कि मैसूर विश्वविद्यालय कब स्थापित, अलीगढ़ कब स्थापित, पटना कब स्थापित और उस्मानिया कब स्थापित? अच्छा, मैसूर वाला सही नहीं है क्या डोली शर्मा? अरे चारों के चारों सही है। SNDT एक नाम पढ़ा होगा, SNDT कई बार तो आ लिया है SNDT वाला। SNDT और BHU एक क्वेश्चन बना है ना 1916 में, कौन कौन से 2 जो स्थापित हुए थे, SNDT है ना। तो ये तो चारों ही सही है ना भाई। पटना विश्वविद्यालय याद रखना, अलीगढ़ याद रखना, इलाहाबाद याद रखना, पंजाब याद रखना, कलकत्ता याद रखना, मद्रास याद रखना, बॉम्बे याद रखना, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखना। सैडलर कमीशन के संदर्भ में आपने बताना है। सैडलर, हाँ, श्रीमती नाथीबाई ठकरसी, वेरी गुड। सैडलर कमीशन के संदर्भ में आपने बताना है कौन सा कथन सत्य है सैडलर कमीशन के बारे में। तो बताइए, स्कूली शिक्षा का 12 वर्षीय मॉडल, ये तो मैंने अभी बताया। स्नातक डिग्री में ऑनर्स और पास कोर्स पाठ्यक्रम, ये बात भी सही है। पटना, अलीगढ़, उस्मानिया और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय में हो गई थी लगभग। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि आप बोलोगे कि ये तो 1916 में हो गई थी, आप बात करेंगे तो 1916 में हो गई थी, और आप बात करेंगे कि ये उसके बाद में, तो इसी के आसपास की बातें हैं, तो इनको मान सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है सभी को। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा विश्वविद्यालय को लेकर बात नहीं की गई थी। हार्टोग कमेटी, सबसे पहले बताइए किसके समय में आई थी? हार्टोग कमेटी, बता दीजिए किसके समय में आया था भाई हार्टोग कमेटी? हार्टोग कमेटी का संबंध किससे था? हार्टोग कमेटी का संबंध किससे था? तो आप बोलोगे लॉर्ड इरविन के साथ में था। लॉर्ड इरविन के साथ में था 1929 में। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया गया। बताइए भाई, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया था क्या? इसमें प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया गया था क्या? और इसके अनुसार ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आसान होगी चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपका? आंसर बताइए भाई, क्या होगा? ए या बी? ए या बी? देखिए, सुनील सागर ए, गजाला ए, कुमुद ए, तनवीर ए, प्रेमी ए, अनुपमा ए, निम्मी ए, विशाल ए, मलिक साहब बी, देख लिया मैंने, शिव कुमार डी, अजय पटेल बी, डी। ये है आपकी क्यूरियोसिटी, ये है आपकी क्यूरियोसिटी। और मैं मान के चलता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 99% पता है।
99.99% आप सभी को पता है, बट क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ए और बी में बोल रहा हूं, ए और बी में से आंसर है, ए और बी में से आंसर है, और आंसर जो है वो बी है। उपासना वही गलती कर रहे हैं, उपासना वही गलती कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, असत्य लिखा है, सत्य लिखा है, असत्य लिखा है, ये सत्य लिखा है। भाई गलत बताना है हमने, इसमें गलत बताना है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा आसान हो जाएगी क्या? प्रवेश परीक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए कॉलेजों में आसान हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, तो गलत हो गया ना दूसरा तो। और प्राथमिक शिक्षा के बाद में तकनीकी प्राथमिक शिक्षा पे तो जोर दिया गया था ना इसमें। यही तो ध्यान नहीं देने वाली बातें है ना, ये ध्यान नहीं देने वाली बातें है ना। तो वो सही और गलत में ही तो आप कंफ्यूज रहते हैं। सर ये गलत है। इन्होंने कैसे? बोला था कि अनिवार्यता पर बल नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, जिसकी मर्जी है वो प्राथमिक शिक्षा ले और जिसकी नहीं है वो ना ले। इन्होंने मना किया था कि अनिवार्य नहीं होता चाहिए। नहीं, इसमें अनिवार्य की बात प्राथमिक को लेकर तो नहीं थी ना कांसा, अनिवार्यता की बात सर तो प्राथमिक को ही बोला था कि प्राथमिक शिक्षा का महत्व तो होना चाहिए, लेकिन अनिवार्यता को खारिज कर देना चाहिए। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर बोला था, उसके बाद में उन्होंने बोला था कि आप तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कर सकते, तकनीकी और राष्ट्रीय महत्व बोल दिया। हाँ वो ठीक है, तकनीकी वाली बात ठीक है, लेकिन दे सकते हैं। हाँ, ये प्राथमिकता पर जोर था इनका, इस चीज को आप ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर सबसे पहली बार कौन से सर्वप्रथम चर्चा? हाँ ठीक है, उसमें राष्ट्रीय महत्व को लेकर बोला था, अनिवार्यता के बारे में बोल देना। अब यहां पे दो दो क्वेश्चन बन गए फिर आकांक्षा। अगर एक बार इसको मुझे देखना पड़ेगा फाइनली कि अनिवार्य वर्ड लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है, हाँ जी सर, अगर नहीं लिखा हुआ है है, ना। ये मेंशन है कि इससे पहले जब पहला आयोग आया ना, उसमें था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इन्होंने बोला प्राथमिक शिक्षा का महत्व तो है, लेकिन अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी की मर्जी है तो वो ले, इच्छा के अनुसार है, और नहीं है तो वो ना ले। ठीक है, फिर इस पे एक बार मैं चेक करूंगा, अदरवाइज फिर इसका सार्जेंट होगा। अनिवार्य वर्ड की अगर बात होगी तो फिर ये सार्जेंट होगा। और ठीक है, एक बार मैं इसको चेक करूंगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट, यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? यूजीसी का गठन राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पे, राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पे। कब हुआ था राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पे? 1940। राधाकृष्ण आयोग कब गठित हुआ था भाई? 1948 में, 1948 में। और यूजीसी कब स्थापित हुआ था? यूजीसी कब स्थापित हुआ था? यूजीसी 1956। ठीक ठीक, बताइए भाई, अब आप लोग आंसर दीजिए इसका। हार्टोग, सार्जेंट, इंचकैप और हंटर कमीशन, बताइए इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं हार्टोग का इरविन के समय में, सार्जेंट का वेवेल के समय में, हंटर का रिपन के समय में, तो यही कमीशन गलत होगा। और ये कमीशन जो था, इंचकैप कमीशन का संबंध किससे था? इंचकैप कमीशन का संबंध किससे था भाई? इंचकैप कमीशन का संबंध किससे था? ये तो रीडिंग तो है, लेकिन था क्या ये इंचकैप कमीशन? इंचकैप जो कमीशन है ये क्या था? चेक करना इसको भी। क्रोनोलॉजी लगाइए सही भाई, सही क्रोनोलॉजी सेट करिए इसकी, क्रोनोलॉजी सेट करिए भाई इसकी। आयोग की सही क्रोनोलॉजी, सार्जेंट, हार्टोग, रैले, राधाकृष्ण और लिंड से आयोग, लिंड से आयोग। इसको मैं बता देता हूं, 1931
और का आपको पता है, आप लगा दीजिए इसको 1931, आप लगा लीजिए अब। ठीक है, बी सही है भाई, बस आंसर दीजिए अब। लिंड से आयोग का संबंध था, लिंड से आयोग का संबंध था लिंड से आयोग का संबंध था। बी ईसाइयों की उच्च शिक्षा से, ईसाइयों की उच्च शिक्षा से, ईसाइयों की उच्च शिक्षा से। ठीक, वर्धा समिति के बारे में बताना है। वर्धा समिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वर्धा समिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राधाकृष्ण समिति पर आधारित था, या मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने पर बल दिया, और धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन गलत है इसको, असत्य है। वर्धा समिति, वर्धा समिति का संबंध गांधी जी से था, आप देखते हैं, और इसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने पर बल दिया। ये तो बात आप बिल्कुल जो है, ये ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ही मिस्टेक है, इसके अंदर असत्य आना चाहिए था, इसके अंदर जो है सत्य आना चाहिए था। ठीक है, सत्य आना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। सत्य आने के बाद बताइए इसका आंसर जो है भाई, वर्धा समिति का संबंध जो है। हाँ ठीक है, देखिए अगर बात सत्य की है तो फिर इसमें यही है कि भाई जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की तो सिफारिश की थी, और जो है अंग्रेजी होने पर थोड़ा बल दिया था वर्धा समिति ने। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए आप, और बाकी फिर कल करेंगे भाई। सही क्रम बता दीजिए, इनका सही क्रम बता दीजिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच, शिक्षा मैकाले रिपोर्ट, सार्जेंट नेशनल रिपोर्ट और हंटर कमीशन, इनकी सही क्रोनोलॉजी बता दीजिए, इनकी सही क्रोनोलॉजी बता दीजिए भाई। ए सी डी सभी का अलग अलग आ रहा है, इनकी सही क्रोनोलॉजी बता दीजिए भाई। अरे हंटर कमीशन आपने देखा 1917 में, ओ सॉरी 1882 में आया, उसके बाद में वुड डिस्पैच 1854 में आया, और मैकॉले रिपोर्ट आपने 1835 में देखी। सार्जेंट वाली जो है आप सार्जेंट जो है 1944 में आप देख रहे हैं, तो लगाओ ना इसको क्रोनोलॉजी में। तो अगर आप देखेंगे मैकाले रिपोर्ट सबसे पहले, यानी कि सेकंड सबसे पहले, उसके बाद में फर्स्ट आया था, फिर फोर्थ आया था, फिर थ्री आया था। तो ए बनना है ना, ए बनना है ना भाई, ए बनना है इसका आंसर। ठीक है, चेक कीजिए आप इसको ध्यान से एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो आकांक्षा ईमेल आईडी कितनी आ गई उसमें, आपने देखा उसको? यस सर 60+ आई है। 60+। कहते हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे ही किया है, तो जिसने नहीं किया फॉर्म में वो कर दे। हाँ भाई, जिसने नहीं किया है एक बार वो स्टूडेंट भी कर दे, वो जो दोबारा से लिंक शेयर कर देना एक बार, अभी क्लास कंप्लीट होगी आकांक्षा है ना, तो दोबारा से फिर एक बार शेयर कर देना, ओके सर। वो फिल कर देंगे, और उसमें फिर देख लेंगे, क्योंकि उसका इसलिए कर रहे हैं कि वो लिंक, वो जो है ये वीडियो जो है उसी स्टूडेंट को प्रोवाइड होगी जो भी बैच के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आज तो मैं आपको अभी तो मैं जो है, हाँ फॉर्म में, हाँ तो अभी तो मैं जो है आपको डायरेक्ट दे दूंगा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के लिए जैसे सुबह दिया था, और अदरवाइज फिर कल से उसी के माध्यम से हम करेंगे। ओके सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं सबको। हाँ बताओ बताओ बताओ। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमने ईमेल आईडी भेज दी है, हमारा नहीं हुआ। तो अभी ईमेल आईडी आप लोगों ने भेजी है, अभी आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, हम उसको एंटर करेंगे, फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, आपको बस उसको एक बार क्लिक करना है, वो वन टाइम प्रोसेस है। आप बस उसको वेरीफाई कर लोगे, अलाउ कर दोगे, मतलब आपको परमिशन दी जाएगी कि आप यूट्यूब पे हमारी प्राइवेट वीडियो को देख पाए। बस आप उसको अलाउ कर दोगे, उसके बाद आप प्राइवेट वीडियोस को देख पाएंगे। वो आप तब करना जब हम आपको बोलेंगे कि जब आपको अब आपकी ईमेल आईडी पे आप चेक करो लिंक आ गया है और आपको वो क्लिक करना है, वो आपको तब करना है। ठीक है, अभी नहीं आया होगा, अभी हम वो प्रोसेस करेंगे, यही इन्फॉर्मेशन। ओके
ठीक है भाई, समझ आया ना सभी का? हाँ बोलिए, पूछिए। सर मैंने व्हाट्सएप पे ईमेल नहीं किया, जो आपने फॉर्म सेंड किया था उसमें ही सारा मैंने भर ठीक दिया है, है। ओके फिर डन। व्हाट्सएप पे नहीं सेंड नहीं करना है नहीं ना? नहीं नहीं, ओके सर। ठीक ठीक ओके। और सभी लोग कर दीजिएगा, फिर कभी एक एक करके फिर प्रॉब्लम आए तो अभी कर देना सभी लोग, है ना? ठीक है, ओके 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 ओके।